एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कहना चाहूँगा कि अगर आपको आराम आराम से वेल्थ बनानी है तो 15 साल लगते हैं, और जल्दी बनानी है तो 25 से 30 के उस इंडिविजुअल के सरकमस्टांसेस के लिए एक से ऊपर घर ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए वो नहीं है। लेकिन आप अपना घर लेते हैं तो वो होना ज़रूरी है। अब अगर आप ये कब ले रहे हैं, अब मैं दोबारा वो 20 से 50 साल वाले ब्रैकेट में आऊँगा। नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट खुशी एंड वी आर बैक विद येट अनदर एपिसोड। हमने लाइफ की हर चीज के बारे में बात कर ली, बट हम पैसों के बारे में बात कैसे नहीं करेंगे। सो फॉर दिस एपिसोड वी हैव मिस्टर शक्ति मनचंदा, अ वेल्थ मैनेजर जो 200 करोड़ से भी ऊपर के एसेट्स को हैंडल कर रहे हैं। एंड सर, वेलकम टू नमर टॉक्स। थैंक यू आपका खुशी। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि व्हाट डू यू डू एंड व्हाट इज वेल्थ मैनेजर। पहले तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर टॉक शो, एंड इट इज़ माई प्लेजर कि मैं अपनी नॉलेज और अपना ज्ञान और जो मैंने सीखा है पिछले 18 सालों में, मैं आपके माध्यम से आपके फॉलोअर्स को और पब्लिक को बता पाऊँ। सो जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम शक्ति मनचंदा है और मैं पिछले 18 साल से ये काम कर रहा हूँ। सो आई एम मैनेजिंग वेल्थ मैनेजमेंट फॉर all of my clients, and from the last 7 years I'm running my own company in the name of Parkworth Financial Services Private Limited. And prior to that I worked with various organizations, financial organizations only, including banks and non-banking financial companies, where I'm doing the same wealth management over there. सो एज अ वेल्थ मैनेजर आप लोगों के एसेट्स को हैंडल करते हैं, Yeah, correct. उसमें कैसे होता है, हाउ डज इट वर्क? देखिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी वेल्थ मैनेजर बनूंगा, कि जैसे बचपन में मुझे ख्याल आया कि मैं एक बड़े होके एक वेल्थ मैनेज करूंगा। सो बैक इन 2006 व्हेन आई कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन, आई गॉट अ कैंपस प्लेसमेंट इन एन आईटी कंपनी। उस आईटी कंपनी में 6 महीना काम किया, तो 6 महीने बाद काम करने के बाद मतलब एक अंदर से आवाज़ आई कि कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा लाइफ में। और मुझे बहुत बोरिंग लग रहा था काम करना, कि मैं डेस्क पे बैठा हूँ और काम कर रहा हूँ, और 9 to 5 काइंड ऑफ अ जॉब थी। और फिर सडनली वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने कहा कि एक ओपनिंग निकली हुई है फाइनेंस में। सो ही सेड टू माई टुडे इवनिंग दे आर कंडक्टिंग सम इंटरव्यूज एंड आई नो दी बॉस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डोंट यू कम ओवर। तो सडनली मैं इवनिंग में 5 बजे के बाद चला गया और वहाँ मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड, only on the basis of not my knowledge, because I was a fresher, but only the basis of my enthusiasm and my efforts to move out of the office kind of a work. तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने कई बैंक्स में काम किया, कई वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज में काम किया, और बैक इन 2016 then I completed a certification called Certified Financial Planner. So then I got my tag of Certified Financial Planner in front of my name. And then I started realizing that इससे अच्छा प्रोफेशन कोई हो ही नहीं सकता, कि आप लोगों की लाइफ को बड़ा कर रहे हो, उनके पैसे को मैनेज कर रहे हो, और उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहे हो। सो उससे खुद भी बढ़ रहे हैं। तो देन सडनली आई हैव मेड अ थॉट इन 2016 कि मैं अब इस कंपनी से उस कंपनी में जाऊँ, उस कंपनी से इस कंपनी में जाऊँ, तो उससे बेटर है कि आई कैन डू माई ओन प्रैक्टिस। So I decided to float my own company, and in 2017 I founded this particular company, and today I'm here on your show. ग्रेट ग्रेट सर। तो हमारी ऑडियंस के लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि हर एज ब्रैकेट, एज इन अगर हम बात करें 15 to 20 की एज, 20 to 30 ईयर्स की एज वालों की, 30 to 40, 40 to 50 एंड 60 अबव आई थिंक। तो ये जो एज ग्रुप्स है, हर किसी का फाइनेंशियल गोल अलग होता है, जी। फाइनेंशियल इनकम अलग होती है, हर किसी को पैसे सेव करने का उनका तरीका डिफरेंट है। तो हर एज ब्रैकेट को कैसे अपने पैसे सेव करने चाहिए फॉर देयर फ्यूचर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो आज से कई टाइम पहले लोगों को लगता था कि जब वो 40 प्लस हो जाएंगे तो उनको फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जैसे भी आपने बोला कि 15 से 20 साल, सो 15 से 20 साल भी एक एज है जहाँ पर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख सकते हैं। बिकॉज उस टाइम पे वो बच्चा या वो इंसान एक पॉकेट मनी पे जी रहा होता है, और आज वो सबसे ज़्यादा टेक फ्रेंडली है देन अ पर्सन हु इज़ 60 एंड अबव। सो उसके पास में उस टाइम पे अगर पॉकेट मनी को मैनेज करने का और उसमें से कुछ सेव करने का या बजट बनाने का एक आर्ट आ जाए, सो आई थिंक दैट पर्सन इज़ सक्सेसफुल। इवन आजकल 15 से 20 साल के बच्चे कमा भी रहे हैं, जी बिल्कुल। इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, करेक्ट फ्रीलांस में कमा रहे हैं, करेक्ट बहुत लोग करेक्ट हैं करेक्ट। ऐसे।
तो सेल्फ डिपेंडेंस होना तो बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही बोलते हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आज अगर 15 साल की उम्र से या 20 साल की उम्र से कोई अगर ठान ले कि मैं आत्मनिर्भर होऊंगा, तो आत्मनिर्भर का मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंस, वो एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही आती है। ठीक है, तो क्या आप एडवाइस देंगे हर एज ब्रैकेट को कि वो क्या कैसे अपने पैसे मैनेज कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको ना एक लाइफ स्पैन के हिसाब से इसको समझाना चाहूँगा। तो एक इंसान का लाइफ स्पैन होता है कि वो 20 साल तक तो पढ़ाई कर रहा होता है, स्कूलिंग हो गया, कॉलेज हो गया। उसके बाद वैन जो 20 साल से ऊपर होता है तो उसको नौकरी लगती है, हाँ, ठीक है। तो वो जो 20 साल से 50 साल की उम्र होती है, विच इज़ 30 ईयर्स ऑफ हिज एज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें कई लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, कई लोग जॉब ही करते रहते हैं, और कई लोग बिज़नेस करते हैं, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करते हैं। तो जो 20 से 50 साल की एज है, विच इज़ 30 ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उस उस एज में लोग कमाते हैं। एब्सोल्युटली, अगर उस एज में अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी ठीक नहीं करी, तो जो 50 साल के बाद, और आपका लाइफ स्पैन अगर मैं एवरेज मान के चलूँ इंडिया में 80 साल है, तो अगला 30 साल काटना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो वो जो 30 साल आपके गोल्डन पीरियड हैं, उसमें आप कम से कम गलती करें, सो यू विल बी एबल टू बेटर ऑफ योर लाइफ आफ्टर 50। ठीक है, तो वो अपने आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने पैसे सेव करने के लिए गलतियां कम करें। यस। और क्या कर सकते हैं? और एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने के लिए वो एक क्या कहते हैं, कोई एक प्रोफेशनल की हेल्प लें, अच्छा। तो जो उनको गाइड कर सके कि कैसे। आज देखिए, आज डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मीडिया है, मीडिया का, सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। बहुत है। सो कई लोग ऐसे हैं जो ऐसे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस में चले जाते हैं जहाँ पर उनको लगता है कि ये तो दिन रात, मतलब ओवर अ नाइट दे कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो जैसे अगर मैं बात करूं आपके क्वेश्चन की कि 15 से 20 साल की उम्र में क्या कर सकते हैं, 20 से 30 साल की, तो 20 से 30 साल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट स्टेप इन देयर लाइफ। जब वो पहली नौकरी, अपनी पहली सैलरी लेते हैं, तो वहाँ से अगर वो अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का 20 से 25% अगर आप सेव करके इन्वेस्ट करें, सो यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर। बट होता क्या है कि दे आर वेरी एक्साइटेड टू यूज़ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और थैंक्स टू लॉट ऑफ फाइनेंशियल फिनटेक कंपनीज जो इजीली लोन दे देती हैं। सो आज अगर मैं देखूं कि मुझे फ़ोन लेना है, तो फ़ोन के लिए मुझे लोन मिल जाएगा। सो एवरीथिंग इज़ ऑन अ EMI। सो कोशिश ये करना है कि EMI को कम करें और इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करें, विच इज़ गुड EMI। सो आज की डेट में SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इज़ वेरी पॉपुलर। तो कई लोगों को SIP का मतलब भी नहीं पता, तो वो कहते हैं कि SIP में इन्वेस्ट करना है, हमें म्यूचुअल फंड में नहीं करना है, SIP में इन्वेस्ट करना है। अरे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है SIP। तो अगर आप अपनी इनकम का अपनी लोन की EMI के बजाय SIP बढ़ाएंगे, सो यू कैन हैव अ बेटर फ्यूचर अबाउट इट। सो दिस बिकम्स एन एज ब्रैकेट फॉर 20 to 30। फिर आपने पूछा 30 to 40 एज का, तो जब एक इंसान 30 to 40 एज में आता है, सो एवरेजली, मैं कॉमन मैन की बात करूँगा एवरेज, तो उसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, वो बच्चे प्लान करता है, तो उसके लाइफ में गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। सो देन ही थिंक्स अबाउट हाउ आई कैन फंड माई एजुकेशन फॉर माई चाइल्ड, हाउ विल आई बी लुकिंग एट माई रिटायरमेंट, बिकॉज 20 से 30 साल की उम्र में जॉब चेंजेस बहुत होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे स्टार्टअप्स को एक्सप्लोर करते हैं। 30 से 40 साल में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, और 40 से 50 में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। देन समबडी वांट्स सम स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ। और 50 साल के बाद अब वो कहते हैं अब मुझे काम नहीं करना, मैंने एक सिस्टम बना दिया है, सिस्टम काम करे या मेरे एम्प्लॉयज़ काम करें, या मैं एक ऐसी जॉब के एक लेवल पे पहुंच गया हूँ, लाइक CEO बन गया हूँ, या मैं MD बन गया हूँ किसी कंपनी का, तो उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग की रिक्वायरमेंट वहाँ डिफरेंट होती है। तो व्हाट अबाउट आफ्टर 60, जब कमाना भी छोड़ चुके हैं कुछ लोग एंड दे आर ट्राइंग टू लिव इंडिपेंडेंटली एज वेल, कि अपने बच्चों पे भी निर्भर नहीं रहना, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, 60 ना एक टिपिकल एज है रिटायरमेंट की, हाँ, लेकिन अगर आप 60 को टारगेट करते हो, तो आप मतलब आपके हिसाब से रिटायरमेंट क्या है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से व्हाट इज़ रिटायरमेंट? कि काम का स्ट्रेस छोड़ देना, हम्म लाइफ को एंजॉय करना, हम्म फाइनली हम्म पूरी लाइफ इतना मेहनत की है, तो अब तो जीने का टाइम है। रिटायरमेंट में एक लाइन में बोलूँगा कि वो कुछ मैं कर पाऊँ बिना काम करे जो मैं काम करके कर रहा था। जैसे अगर आज मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मेरी एक्स इनकम है, सो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो से या अपनी सेविंग से या अपनी इनकम से इतना पोर्टफोलियो क्रिएट कर लूँ कि वो मेरे को वो सेम इनकम देने लग जाए,
जो मुझे एक नौकरी या मेरे बिजनेस से मिल रही थी. So that will replace my income. So without working, my money is working for me for that. So अगर आप 60 साल की एज तक रखते हैं तो दैट्स अ टिपिकल रिटायरमेंट एज. बट नाउ पीपल वांट्स टू फुलफिल देयर ड्रीम्स. आज लोगों का गोल्स, बच्चों की एजुकेशन मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बट कम हो गया है. तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो चलने लग गया है सबके अंदर, वो है योलो. It is you live only once. So they want to invest in themselves, they want to travel, they want to explore lot of things. तो उसके लिए पैसा चाहिए. अब एक बड़ी अच्छी कहावत है कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट यू शुड हैव इनफ टू से दिस. करेक्ट. तो ठीक है सर, आपका आप जो कहना चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट तक आते आते हमारा पैसा हमारे लिए पैसा बनाए, ऐसा होना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड वो इन्वेस्टमेंट से होगा. बिल्कुल. तो सर जो एक आम आदमी होता है उसके लिए करोड़ों कमाना बहुत बड़ी बात होती है. इट्स देयर ड्रीम. तो क्या आप कहना चाहेंगे कि एक आम आदमी अपना फर्स्ट करोड़ कैसे कमा सकता है जबकि उनकी इनकम एवरेज है? देखिए, इनकम एवरेज है ये, मतलब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक करोड़ों कमाना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन मैं साथ में बोलूँगा आसान भी नहीं है. इसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए. आज अगर आप एक अच्छी हेल्थ के पीछे जाते हैं तो एक अच्छी हेल्थ को बिल्टअप करने के लिए यू नीड टू फॉलो डिसिप्लिन. टाइम से सोना, टाइम से उठना, और प्रॉपर डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना. तो दिस इज़ डिसिप्लिन, राइट? सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर फाइनेंशियली आप हेल्दी होना चाहते हैं और आप वो अचीव करना चाहते हैं जो आपने अभी कहा, तो उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं एक सिंपल एक फार्मूला बताता हूँ आपको. वो फार्मूला ये है कि आप अगर 15,000 रुपये 15 साल के लिए किसी ऐसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें हर महीना जो 15% की रिटर्न दे. मैं दोबारा बोलूँगा, 15 देयर इज़ अ रूल इफ़ यू फॉलो. सो अगर आप 15,000 रुपये हर महीना, लेट्स से आपने SIP कर दी, मैं SIP का एग्जांपल लेता हूँ, SIP 15,000 की कर दी फॉर 15 ईयर्स. सो 15 ईयर्स में कितने महीने हो गए? 180 महीने. सो 15,000 इंटू 180 कम्स टू बी रफली अबाउट 27 lakhs. और वो अगर आपको 15% की रिटर्न दे रहा है, मैं 20, 25, 30% की रिटर्न की बात नहीं कर रहा जो आज लोग दे आर गनिंग फॉर, तो अगर मैं 15% रिटर्न की बात करता हूँ विच इज़ रीजनेबल, वो आई है, तो 15 साल के बाद में ये कॉर्पस आपका 1 करोड़ होता है. तो 27 लाख के 1 करोड़ अगर आपको करने हैं तो 15 साल लगते हैं. और सिर्फ हर महीने 15,000 रुपये. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. सो ये एक सिंपल फार्मूला है, अगर कोई एक फॉलो करे, लेकिन इसमें क्या मैंने बोला, डिसिप्लिन. अगर वो 15 साल वो डिसिप्लिन फॉलो करेगा, बिकॉज 15 साल में उसकी लाइफ में बहुत चीज़ें आएंगी जो उसको पैसा निकालने की रिक्वायरमेंट रहेगी. अगर वो उसको एलोकेट करके स्टिक रहता है उस फॉर्मूला पे, देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट. तो ये तो 15 साल हो गए. अब वो 15 साल में लेट से 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया. अब वो 1 करोड़ 2 करोड़ कब बनेगा आपके हिसाब से? अगले 15 साल में? जी नहीं, ऐसा नहीं है. वो अगले 5 से 6 साल में बन जाएगा. तो दैट्स कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग. तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे को कंपाउंड करेंगे और उसको टाइम देंगे, सो पहला 1 करोड़ मुश्किल है, लेकिन उसके अगले करोड़ बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज तब तक आप डिसिप्लिन सीख गए होंगे लाइफ में. क्योंकि रिजल्ट मिल चुके हैं. एब्सोल्युटली. यू नो कि तुम्हें रिजल्ट मिलेगा. हाँ हाँ. तो इस बात में मैं एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कहना चाहूँगा कि अगर आपको आराम आराम से वेल्थ बनानी है तो 15 साल लगते हैं, और जल्दी बनानी है तो 25 से 30 साल लगते हैं. बिकॉज वो अगले 15-20 साल में जो आपने वेस्ट करे उसमें आपने गलतियाँ बहुत करी होंगी. तो सर करोड़ की बात हुई. आज के टाइम पे तो 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है हमारे लिए. जी. तो एन एवरेज इंडियन 1 करोड़ अचीव करने के लिए कितना कुछ ट्राई करता है. बट वही 1 करोड़, क्योंकि पहले के टाइम पे 1 लाख बहुत बड़ी इनकम थी. बट वही 1 करोड़ क्या कुछ सालों बाद, 15 साल बाद में उतना ही हमारे लिए मैटर करेगा या वो भी कम रहेगा? हमारे लिए बहुत कम अमाउंट हो जाएगा. देखिए, मनी की वैल्यू तो हर रोज़ हर साल गिर रही है. तो आज से 10 साल पहले डॉलर कितने का था? US डॉलर की बात करें तो 50 रुपये पे होगा, आज 84 पे है. सो एवरेज हम देखें तो डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है, मतलब डॉलर कंपेरेबल टू इंडियन रुपी एप्रिशिएट कर रहा है. अगर हम इसकी बात करें तो हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, जिसे कहते हैं महंगाई. सो महंगाई जो हमारी गवर्नमेंट फिगर्स आती हैं वो हैं करीबन 6%, इट्स अबाउट 6%. बट आप अपनी पर्सनल लाइफ में देखिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो 6% से या 6% इन्फ्लेट हुई है. इन्फ्लेट का मतलब महंगाई हुई है.
बिकॉज हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की, तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज़ बियॉन्ड 6%। जो 6% इन्फ्लेशन जो हम फिगर्स गवर्नमेंट की देखते हैं, उसमें इट इज़ मोर और लेस फूड। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि सपोज अगर कल को वो इन्फ्लेशन 6% से 5% आ गई, जिसके अंदर हम चपाती खाते हैं, रोटी इसको बोलते हैं, वो आटा सस्ता हो गया। तो आज अगर आटा सस्ता हो गया है, तो अगर क्या मैं जो 2 रोटी खाता हूँ तो क्या मैं 5 खाने लग जाऊँगा? वो तो नहीं करूँगा ना। बट येस, मैं अपनी लाइफस्टाइल को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहूँगा। मैं अपनी एज पर माई एज मैं अपने लाइफस्टाइल को ज़रूर इम्प्रूव करना चाहूँगा। उसको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि वो 1 करोड़ की वैल्यू जो आज 1 करोड़ है, वो 5 साल 10 साल के बाद 1 करोड़ नहीं रह जाएगी। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्योंकि आज के टाइम पे भी हम इतनी इजीली आईफोन अफोर्ड कर पा रहे हैं। नॉर्मल इंडियंस भी सबके हाथ में आईफोन है, लैपटॉप है, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं, महंगे महंगे वो जूते ईएमआई पहन पे रहे है ना, हैं। वो ईएमआई पे है, नो कॉस्ट ईएमआई है। लोगों का स्पेंडिंग पावर इतनी बढ़ चुकी है, बट आई डोंट थिंक इतना वो अर्न कर रहे हैं जितना स्पेंड कर रहे हैं। बट पुराने जमाने में लोग ज्यादा सेव करते थे इंस्टेड ऑफ एब्सोल्युटली। स्पेंडिंग। तो वो चेंज आया हमारी जनरेशन में, एंड आई थिंक आगे जाके और लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी फॉर दिस स्पेंडिंग, और लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा, एब्सोल्युटली। तो इन्फ्लेशन इज द तो उसको एस्पायर अगर करना है, उस लाइफस्टाइल पे जाना है, तो आपको ईएमआई नहीं एसआईपी चाहिए। तो ईएमआई कम से कम हो और एसआईपी। तो एक होता है डेट ट्रैप। आज अगर मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दूं, ठीक है, और बोलूँ खुशी इसमें 5 लाख रुपए की लिमिट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपकी वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की इज़ अराउंड 50%। सो फाइनेंशियल्स का जो डेट है, अगर मैं आपको कोई डेट फैसिलिटी देता हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ईएमआई की, कि हम कैसे इजीली, अगर आप मुझे आईफोन लेना है, अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, राइट, सो देयर बी मैनी पीपल जिनके पास पैसे उतने होंगे नहीं, लेकिन क्योंकि नो कॉस्ट ईएमआई पे वो मिल रहा है, तो वो आईफोन 16, बिकॉज वो एक खुशी दे रहा है, वो एक वैल्यू दे रहा है उनको, दैट्स गिविंग देम सो मच प्लेजर। बट उसको कंट्रोल, मतलब मैं यही बोला, वो भी करना है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब लाइफस्टाइल की बात करें तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने इनकम या अपनी सेविंग्स का जो पोटेंशियल है, वो मैं 20 से 50 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ, तो अगर उस उम्र में अगर आप ईएमआई ज़्यादा रखते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम रखते हो, तो देन आपका जो 50 से और 80 साल का जो एज ब्रैकेट है, उसमें आपको मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज रिटायरमेंट के लिए लोन कोई नहीं देता, आईफोन के लिए लोन हर कोई दे देगा आपको। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड एक बुरी चीज है? नहीं, बुरी नहीं है, अगर आप उसको एक अच्छे तरीके से मैनेज करें। कैसे अच्छे तरीके से क्रेडिट कार्ड यूज किया जा सकता है? जैसे पॉइंट सिस्टम्स होते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, अगर कोई पॉइंट्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करता है, और अगर किसी की लिमिट है, उसको लगता है कि मैं ओवर स्पेंडिंग नहीं कर रहा, तो जो मेरे खर्चे मैं अपने बैंक अकाउंट से कर रहा था, अगर वो मैं क्रेडिट कार्ड से कर लूँ और उसको टाइमली पे कर दूँ, तो दैट्स अनदर वे ऑफ यूजिंग इट। बट हाँ, क्रेडिट कार्ड से अगर आप अननेसेसरी की बाइंग कर रहे हैं और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप टाइम से नहीं कर रहे, और एक मिनिमम अमाउंट ड्यू जो होता है क्रेडिट कार्ड में वही पे करते रहते हैं, सो दैट्स समथिंग अ डेट ट्रैप, आप उसमें फंस रहे हैं। हाँ, तो वो अवॉइड करना है, इस एज में वो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अगेन डिसिप्लिन की बात है। तो मैंने बोला 20 से 30 साल का जो एज ग्रुप है, या जो टाइम फ्रेम है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। क्योंकि अगर 20 से 50 साल की उम्र में अगर आपने गलतियां करी, उस ड्रैप टैप में घुसे और अपनी सेविंग्स को बेटर ऑफ नहीं करा, तो जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आज से 30 साल बाद आने वाला है, अगर आज को 20 साल के बाद में है, कम टू थिंक ऑफ इट, उसका 50 से 80 साल का जो एज ब्रैकेट है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा मैनेज करने का। बिकॉज उस टाइम पे मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी बहुत होंगी, सब चीज़ें होंगी। हाँ, हाँ, तो अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। डू यू थिंक मेडिकल इंश्योरेंस इज एन इन्वेस्टमेंट? नो, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ मस्ट थिंग। इट इज़ अ मस्ट थिंग, मतलब ज़रूरी है कि मेडिकल इंश्योरेंस तो हर एक के पास होनी चाहिए। आज अगर हम किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे तो मेडिकल इज़ ज़रूरी। अगर हम वहाँ ट्रैवल भी करें, जैसे पे मैं कई बारी मैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल करा हूँ, तो वहाँ पर पहले आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेके जाना पड़ता है। लेकिन इंडिया में अगर कोई फॉरेनर आता है तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ना। तो यहाँ पे हमें मेडिकल इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एंटरिंग इन अ हॉस्पिटल इज़ लाइक अ 1 लाख बिल एटलीस्ट, ठीक है ना। तो दैट इज़ ट्रू। लेकिन और हम चाहते हैं कि अगर हम, और उस टाइम पे ना हम सोच नहीं रहे होते कि क्या खर्चा हो रहा है। हमें तो अपना एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो मेडिकल इंश्योरेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेडिकल इंश्योरेंस और एक लाइफ इंश्योरेंस, जिसको टर्म इंश्योरेंस, अपनी लाइफ के ऊपर। और ये दोनों
गाड़ी की इंश्योरेंस से भी सस्ती है, ये आधे लोगों को पता नहीं है। सीरियसली। गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो पुलिस चालान काटती है, लेकिन मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, इसके ऊपर कोई चालान नहीं है। तो जिस दिन ये चालान आ गया तो हर कोई इसके ऊपर चला जाएगा। दे आर नेसेसरी ऑफ द नेसेसिटी फॉर एनीबडी। ठीक है, तो अगर अभी हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, एवरेज इनकम जो हम्म। हाउस होल्ड है, हम्म। तो एक सबका सपना होता है अपना घर, हर किसी को अपना घर खरीदना। हम्म। बट आजकल सोशल मीडिया पे बहुत लोग ये कह रहे हैं कि घर खरीदने से बेटर रेंट करना है। जी। मैंने पर्सनली बहुत ऐसे रील्स देखी हैं जिसमें आई वोंट से द नेम, बट पीपल आर सेइंग कि घर रेंट करो rather than buying it, and उस पैसे से तुम इन्वेस्टमेंट करो एंड एवरीथिंग। हम्म। तो व्हाट डू यू से कि किसी एवरेज इनकम हाउसहोल्ड को घर खरीदना चाहिए या रेंट लेना चाहिए? ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ये एक इंसान के, उस इंडिविजुअल के सरकमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है। बट हाँ, अगर आप मैथमेटिकल टर्म में मेरे से पूछें, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट या एज एन एडवाइज़र आप मेरे से पूछें, तो ऑफ कोर्स रेंटिंग इज़ बेटर देन बाइंग अ होम। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर रेंटल ईल्ड देखें, रेंटल ईल्ड का मतलब ये है कि आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेट्स से वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वर्थ की प्रॉपर्टी, तो आपको वो 1 करोड़ लेने के लिए अपनी कैपिटल डालनी पड़ेगी, प्लस से कुछ होम लोन लेना पड़ेगा। वही चीज़ आपको किराए पे मिल जाएगी, जो है 3% उस प्रॉपर्टी अमाउंट का, 3-3.5%। तो 3% अगर मान के चलें, 1 करोड़ का लगभग 3 लाख रुपए आता है। तो अगर मैं 3.5 मान के चलता हूँ, लेट्स से 3.6% जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, तो 3,60,000 पे आता है, 3,60,000 विच इज़ डिवाइडेड बाई 12, तो 30,000 रुपये महीना हुआ। हाँ, तो 30,000 रुपये महीने में आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का एक तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। बट सर, isn't it better कि हम 30,000 होम लोन में भरें rather than रेंट पे, because that 30,000 is going away। करेक्ट। और अगर हम घर की EMI भरे उस 30,000 से, तो that is an asset that we are making। तो क्या मतलब, isn't it better कि चलो हम मान के ऐसा चलिए वो 1 करोड़ रुपये आपके पास है, हाँ ठीक है, और आपने कहा कि मैं यहाँ घर लूँ कि उसी घर को रेंट पे लूँ। हाँ रेंट मेरे को मिल रहा है 30,000 रुपीज़ का, इसी एग्जांपल को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। रेंट मेरे को मिल रहा है 30,000 रुपीज़ अ मंथ का, और वो 1 CR मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ तो अगर मैं वो 1 CR, अब होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आज की डेट में? लगभग 8-8.5%। कैलकुलेशन के लिए 9% मान लेते हैं। ठीक है। अब वही 9% का लोन आप अगर 15 साल के लिए लेते हैं, एक ऑप्शन होगी कि आपने अब बैंक जो है वो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% के करीब लोन देता है मैक्सिमम। तो मान के चलिए, अगर मैं आपकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए बता रहा हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेजिडेंशियल फ्लैट है, तो उस पर आपको पहले तो 20% विच इज़ 20 लाख रुपए अपने डालने पड़ेंगे, और रिमेनिंग जो 80 लाख रुपए है उस पर आप होम लोन लेंगे, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी 9% के करीब देखा। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं 30,000 रुपीज़ रेंट दे रहा हूँ उसी प्रॉपर्टी के लिए, और साथ में मैं उस 1 करोड़ रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी रिटर्न ही 9% ही आ रही है, जो होम लोन के बराबर की है। ठीक है, अब 20 साल में ये बेटर ऑफ हो जाएगा। 20 साल में आपका होम लोन पे जो इंटरेस्ट है, वो आप जो 80 लाख रुपए आपने दिया, उस पर आप लगभग उतना ही, आप 80 लाख रुपए से ऊपर ही आप उसका इंटरेस्ट पे करेंगे। और वेरस वो जो आपका 1 करोड़ रुपया है जो आपने 9% पे डाला, राइट, उसकी वैल्यू वो गोइंग टू बी मच बेटर देन द वैल्यू ऑफ द हाउस। तो वो हमारे पास इन हैंड मनी आ हाँ, अब मैंने यही बोला, ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। एक घर लेना एक इमोशन वैल्यू है, तो लेना चाहिए घर। मैं ये नहीं कह रहा हर इंसान के पास एक घर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक से ऊपर घर ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए वो नहीं है, लेकिन आप अपना घर लेते हैं तो वो होना ज़रूरी है। अब अगर आप ये कब ले रहे हैं, अब मैं दोबारा वो 20 से 50 साल वाले ब्रैकेट में आऊँगा, बिकॉज वो हमारा बेस ऑफ डिस्कशन है। अगर आप किसी की नौकरी लगी 20 साल में, वो बहुत जल्दी कहता है मैं घर ले लूँ, डाउन पेमेंट कर दूँ और बाकी की EMI बनवा लूँ। ये टिपिकल थॉट प्रोसेस है, राइट। वो डेट ट्रैप में जाना हुआ। तो अर्ली स्टेज ऑफ द लाइफ में आपका होम लोन लेना एक गलती है। इस चीज़ को आप अगर आप अपनी 35 या 40s के बाद करते हैं, जब आपके पास एक डाउन पेमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तब आप ये लीजिए, बिकॉज तब आपकी रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है कि 35-40 में मैं एज्यूम करूँगा कि उस इंसान की शादी हो गई है, वो इंसान की फैमिली प्लान हो गई है, उसकी जॉब में या उसके काम में या उसके बिजनेस में स्टेबिलिटी है, सो ही अंडरस्टैंड। सो लेट समबडी हु इज़ एन IT एम्प्लॉई, राइट,
So he's working in Bangalore. So tomorrow he got a job and he has to move to Hyderabad or maybe any other part of the world. So उस प्रॉपर्टी का क्या करेगा? तो लेकिन उसने क्या कर रहा है, 20-25 साल में प्रॉपर्टी बुक करा के उस पर होम लोन ले लिया. तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो उसके पास अपनी एक म्यूचुअल फंड में अपनी उसी अमाउंट के सिप कर दिया होता, तो 40 साल तक जब उसको समझ आएगा कि अब मुझे क्या करना है, मेरी फैमिली कहाँ जा रही है, वेयर आई एम गोइंग टू बी स्टे, राइट, सो दैट पर्टिकुलर कॉर्पस विल बी यूटिलाइज फॉर हिम फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग ए हाउस. तब उसके लोन लेने की रिक्वायरमेंट भी हो सकता है ना पड़े. रेंटिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन बाइंग ए हाउस. बट स्टिल मैंने आपको क्या बोला, जिस कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पर एक इमोशनल वैल्यू भी बहुत इन्वॉल्व है. You manage portfolios as well. राइट. तो एक फैमिली का आइडियल पोर्टफोलियो कि जो परफेक्ट जिसमें मिक्स हो हर टाइप की इन्वेस्टमेंट का वो क्या होगा? एक फैमिली का पोर्टफोलियो मिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वही अगेन मैं दोबारा बोलूँगा, वो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है. सो हम एक चीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं असेसमेंट. अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले क्या बोलता है आपको कि ये टेस्ट करा के लाइए, राइट. तो वो देख रहा है कि आपकी बॉडी में क्या क्या है, आप बॉडी, आपका शुगर लेवल कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका क्रेटिनाइन कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ये सब चेक करते हैं. सो हम फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं. हाँ, उसे फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप कहते हैं. देन वी इंटरैक्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके गोल्स क्या हैं, बेसिकली उसके गोल्स क्या हैं. सो एक हमने फार्मूला बचपन में पढ़ा होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम कितनी स्पीड से जाएं और ताकि हम ये डिस्टेंस इस टाइम पे पूरा कर लें. मतलब 3 चीज़ों में से एक चीज़ निकालनी होती है और 2 पता होती हैं. तो सिमिलरली जब आप गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सब हम पूछते हैं कि उसके गोल्स क्या है, वो जाना कहाँ चाहता है, आज उसके 10 साल बाद रिक्वायरमेंट क्या है. अगर उसकी फैमिली इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड 1 किड और 2 किड्स, सो देन दे विल हैव वन कॉमन गोल, दैट इज़ कॉल्ड रिटायरमेंट, कि मेरे को 60 पे इतना कॉर्पस चाहिए. अब वो 60 पे कॉर्पस कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है. अब वो कैलकुलेशन कैसे है कि हम देखते हैं कि आज उस इंसान का एक्सपेंस कितना है. से अब वो कहता है कि आज मेरा मंथली एक्सपेंस 2 लाख रुपए महीना है, राइट. तो अब ये 2 लाख रुपए महीना, अब मैं वही इन्फ्लेशन की बात करूंगा आपसे, जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या नॉर्मल इन्फ्लेशन, ये हर साल 10% से बढ़ रहा है. सो दैट मीन्स आज अगर उस इंसान का खर्चा 2 लाख रुपया महीना है तो अगले साल वो 2,20,000 रुपया होगा, राइट. और उसके अगले साल 2,20,000 का 10% आप कर दीजिए. तो आज अगर वो इंसान 40 साल का है फैमिली में, राइट, अगर उसका हेड ऑफ द फैमिली इज़ 40 ईयर्स ओल्ड, वाइफ 38 की होंगे और बच्चे 2 होंगे, तो दे आर लुकिंग फॉर रिटायरिंग एट 60. सो उनके पास 20 साल है. सो हम कैलकुलेट करते हैं कि 20 साल के बाद जो 2 लाख रुपए पर मंथ की रिक्वायरमेंट है, यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए वो क्या रिक्वायरमेंट होगा. तो वो फिगर निकल के मान के चलिए आया 4 लाख रुपया, कि आज जो 2 लाख रुपए का लाइफस्टाइल, 2 लाख रुपए के एक्सपेंस में लेट्स से एक्स लाइफस्टाइल में जी रहा हूँ, तो आज से 20 साल के बाद में मैं वही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए मुझे 4 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे. तो 4 लाख रुपए खर्चने के लिए, और वो मेरा जो एज स्पैन है, मतलब जो 50 साल के बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं 30 साल जिंदा रहूँगा. 80 साल हमने नॉर्मल फिगर पकड़ी, तो वो इतना कॉर्पस अगले 20 साल में इकट्ठा कर ले कि वो अगले 30 साल उसको खिला सकता है. तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और देन वी टेल कि आपको आज की डेट में अगर आपको ये गोल अचीव करना है तो आपको यहाँ जाना है. तो हमने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमने स्पीड हमें पता है कि अगर यहाँ डालेंगे तो इतनी स्पीड से पैसा बढ़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड रिटर्न्स, CAGR रिटर्न्स कहते हैं. यहाँ डालेंगे तो इस पे इतनी स्पीड से पैसा बढ़ेगा. अब अगर उसके पास टाइम ही, लेट से वो इंसान 50 साल में आया और वो कहता है मेरे पास 10 साल ही हैं, सो दैट मीन्स टाइम कम है, डिस्टेंस उतना ही है, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी. तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम उस इंस्ट्रूमेंट्स में डालें जहाँ रिटर्न ज़्यादा है. बट सर एक कॉमन फैमिली जिनको जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, सपोज फाइनेंशियल प्लानिंग, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो कैसे अपना पोर्टफोलियो एक राइट मिक्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स का बनाए? उनके लिए मैं सबसे एक एडवाइस करूँगा कि गलती ना करें. गलती इन द सेंस कि आज मैं देखता हूँ लोग फ्यूचर इन ऑप्शंस में चले गए हैं, डेरिवेटिव्स में चले गए हैं, राइट. हाँ, दूसरी चीज़ क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ी ऐप है जो बहुत पॉपुलर हुई थी. आज की डेट में लगभग मैं पढ़ रहा था कि 4700 करोड़ ऑफ देयर एसेट्स प्राइमरीली फ्रॉम इंडिया आर स्टक इन दैट पर्टिकुलर ऐप. आपने अभी आज से 2 साल पहले देखा होगा जब IPL होता है तो IPL में क्रिप्टो करेंसीज़ की कंपनीज़ की बहुत एडवर्टीजमेंट्स थी.
आज कहाँ गई वो सब? बिकॉज गवर्नमेंट ने रेगुलेशन निकाल दिए। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर, देखो गवर्नमेंट एक हद तक आपको मना नहीं कर सकती कि आप ये मत कीजिए, लेकिन वो इंडिकेशन देगी, उस पर टैक्सेस लगा देंगी, उस पर TDS कर देंगी। तो दीज आर दी इंडिकेशंस कि आप उससे दूर रहें। तो ये गलतियां अगर वो कॉमन मैन नहीं कर सकता, जो एक फाइनेंशियल प्लानर को अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए, सो वो गलती ना करे। सबसे पहले तो ये राइट मिक्स ऑफ एसेट्स पे जाए। 15-15-15 मैंने आपको एक फार्मूला बताया कि अगर वो वाला फार्मूला को अगर वो यूज़ करते हैं, सो दे शुड बी एबल टू हैव अ गुड लाइफ एज फार एज द फाइनेंसेस आर कंसर्न। तो बेसिकली उनको 15-15 वाला जो है SIP कर सकते हैं, जी बिल्कुल। उनको मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, गलत जगह पैसा नहीं लगाना चाहिए, एंड जस्ट वो और कहीं सुनी बातों पे बिलीव नहीं करना चाहिए, मैं एक और बोलूँगा। हाँ, हाँ और सोशल मीडिया पे जी आजकल बहुत बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल। कोई और जगह जहाँ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की बात करूं, तो म्यूचुअल फंड्स में आपकी सारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है एज फार एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ कंसर्न। चाहे वो एक बच्चे की रिक्वायरमेंट हो, उसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपकी रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट हो, चाहे किसी कंपनी के पास अपने कंपनी के फंड्स पड़े हों, उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो अगर आपको एक दिन के लिए पैसा लगाना है, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। अच्छा, अगर आपको 10 साल के लिए भी पैसा लगाना है, तो उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। दैट इज द सेफेस्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन हाँ, पैसा लगाना। अगर देखिए म्यूचुअल फंड बहुत कैटेगरीज़ के होते हैं। सो हर कैटेगरी उसको सूट नहीं करती, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कैटेगरी का पोर्टफोलियो बनता है। ओके, ठीक है। तो हम फैमिली की बात ही कर रहे हैं, तो इंडिया में मैरिज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो बहुत फैमिलीज बहुत टाइम से पैसा सेव करती है अपनी बेटी की शादी कराना, एंड इवन आजकल पीपल जो लड़के हैं खुद अपने शादी को स्पॉन्सर करना चाह रही है, अपना पैसा लगाना चाह रही आत्मनिर्भर। है, आत्मनिर्भर। तो अगर इफ सपोज आई हैव टू बी मैरिड इन द नेक्स्ट 8 to 10 years, तो हाउ कैन आई सेव? तो मैंने एक आपको 15-15-15 तो बताया, हाँ, एंड दिस इज़ वेरी नाइस कि मैं इस बात पे कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा आपके लिए भी कि आज से अगर हम लगभग 5 साल पहले बात करें, सो हम ये डेटा है, ये पब्लिश डेटा है कि फॉर एवरी 100 इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, मतलब एवरी 100 इन्वेस्टर, मैं अगर कंपनीज को हटा दूं, सिर्फ इंसान जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें 10% सिर्फ वुमेन थी। अच्छा, आज वो 10% बढ़ के 25% हो गया है। सो दैट मीन्स, और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी बढ़ गए हैं उसके साथ में। सो इनफैक्ट आई एम ऑल्सो डीलिंग विद लॉट ऑफ वुमेन, आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ देम, कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए आ रही हैं। वो अपनी फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे, अपने फादर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। तो आत्मनिर्भर भारत हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो ही रहा है, बट साथ में फाइनेंशियल सेक्टर में भी हो रहा है कि एवरीबडी वांट्स टू डेवलप देयर ओन कॉर्पस, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। सो यही अगर मैंने आपको बात बोली, कोई अगर अपनी शादी प्लान करना चाहता है और वो चाहता है कि लड़की चाहती है या लड़का चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का वो लेवल का सपोर्ट ना लूँ, एंड आई शुड बी एबल टू स्पेंड माई ओन मनी व्हेन आई गेट मैरिड, एंड वो पोस्ट मैरिज जो मेरे को वेकेशंस करनी है, जो पोस्ट मैरिज मेरे एक्सपेंसेस हैं, आई शुड बी फंडेड ऑन माई ओन। आत्मनिर्भर बनना। सो आप सिंपल अगर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में SIP करें और उस SIP को 10% हर साल इंक्रीमेंट करें। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप सपोज़ आज 1 लाख रुपए पर महीने की SIP कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, किसी का 10 भी हो सकता है, किसी का 20 हो, डिपेंडिंग ऑन उसकी क्या इनकम है, उसको हर साल 10% से इंक्रीमेंट करें। क्योंकि आपकी जो नीड है, जो गोल है, वो भी तो महंगा होता जा रहा है। मतलब सिमिलरली आज हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं कि आज कोई कहता है मुझे 10 साल के बाद शादी करनी है, मेरी राइट एज शादी की 10 साल के बाद आ रहेगी। आज मैं अगर 10 साल आज मैं अगर शादी करता हूँ, सपोज़ मेरी एज शादी की आज है, तो मेरा 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, एग्जाम्पल। तो 10 साल के बाद वो 10 लाख तो नहीं खर्च होंगे, ज़्यादा ही खर्च होंगे। तो वो तो महंगाई से बढ़ ही रहा है। लेकिन अब वही पैसा उसके लिए इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो उस पैसे की वैल्यू, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, उस 1 करोड़ की वैल्यू की मनी की वैल्यू कम हो रही है। तो सिमिलरली अगर आप उस पैसे को जो आप हर महीने SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको अगर आप 10% इंक्रीमेंट करेंगे एवरी ईयर, तो आपको कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। ठीक है। सर, म्यूचुअल फंड का आपने इम्पोर्टेंस हमें बता दिया, बट एज अ यंग पर्सन जो मैं अपना करियर स्टार्ट कर रही हूँ, मे बी मेरे करियर में अभी इंस्टेबिलिटी है, मैं उतना नहीं कमा पा रही कि मैं 10-15 हज़ार के SIP भी कर सकूँ, बट क्या फाइनेंशियल एडवाइस होगी कि एक यंग इंसान जो इंडिया में अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइस जो आप देना चाहिए?
बहुत इम्पॉर्टेंट, क्या? गलती नहीं करनी, कहीं सुनी बातों पे नहीं जाना, क्योंकि आज डेटा और इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है, हाँ। ठीक है, और आपको फिल्ट्रेशन करनी है उसमें। तो मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूँ कि आज एंट्री लेवल जॉब्स, जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, एंट्री लेवल जॉब्स हैं, उसमें सैलरीज बहुत कम है। हाँ। तो उस चक्कर में कई लोग अपने डीमैट अकाउंट ओपन करा के दे स्टार्ट डूइंग ट्रेडिंग, और वो कहते हैं कि मैं यहाँ से एक सेकंड इनकम शुरू कर सकता हूँ, A lot of people do that. राइट। बट मैं आपको रियल डेटा बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे। ये गवर्नमेंट का डेटा है, गवर्नमेंट रेगुलेटर जो सेबी है उसका डेटा है कि आउट ऑफ एवरी 100 इन्वेस्टर्स, नॉट इन्वेस्टर, आउट ऑफ एवरी 100 पीपल हु आर डूइंग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, 90% ऑफ देम आर लूजिंग मनी। सिर्फ 10 लोग ही हैं वो पैसा कमा रहे हैं, हर 100 में से 90 लोग पैसा गंवा रहे हैं, और लेकिन ये फिगर्स बढ़ती जा रही हैं। तो एक स्टॉक एक्सचेंज होता है, आप समझते हैं, हमारे यहाँ पर 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो उस पर ट्रेडिंग का वॉल्यूम आता है, डेली आता है, इट्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन, आप खोल के देख सकते हैं। 2019, मार्च 2019, कोविड से एग्जैक्ट 1 साल पहले, और मार्च 2024, ये जो वॉल्यूम है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, इसकी ग्रोथ 4000% बढ़ी है। अच्छा। सो मैं वही बोलूँगा कि एक जो एक फ्रेशर है, जो एक अपनी जॉब शुरू कर रहा है, उसको पेशेंस रखनी चाहिए। उसको लगता है कि मैं अपने लाइफस्टाइल को जीने के लिए मैं ट्रेडिंग करके एक इनकम कमा सकता हूँ। अगर मैं 2 चार्ट देख के सीख के मैं अगले दिन ही राकेश झुनझुनवाला बन जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बोला ना कि अगर वेल्थ कमानी है, आराम आराम से कमानी है, तो 15 साल लगेंगे, और अगर जल्दी कमानी है तो 25-30 साल लगते हैं। ठीक है। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो लोग कर रहे हैं, और इट्स अ पब्लिक डेटा जो अवेलेबल है कि 90% आउट ऑफ 100% इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, दे आर लूजिंग मनी एंड दे आर नॉट गेनिंग मनी आउट ऑफ इट। लेकिन वो वॉल्यूम इसलिए बढ़ता जा रहा है बिकॉज आप जब उस पैसे को लूज़ करते हैं तो उसको रिकवर करके और कमाने के लिए यू ट्राई टू पुट मोर मनी। तो उसमें आपने जो एक नई जॉब ज्वाइन करी है, जिसमें आप अपनी स्किल को लर्न कर रहे हो, उस स्किल को बढ़ाने की बजाय आपका माइंडसेट वहाँ पर जा रहा है। तो वो टाइम और स्किल की जो वेस्टेज है, मैंने कहा ना 20 to 50 वाला जो एज है, ये गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का। अगर इस गोल्डन पीरियड में कम से कम गलती करोगे, मैं ये नहीं कह रहा गलती होंगी नहीं, गलती सबसे होंगी, लेकिन कम से कम गलती करने वाला जो है वो 50 से 80 साल में अच्छे से जिएगा। तो वो इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो हैं, मैं जस्ट टेक 2 more minutes ऑन दैट। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो हेज करने के लिए यूज़ होता है। हेज का मतलब है अपने लॉसेस को कम करने के लिए। वो जनरली जो बड़े बड़े फंड्स होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कि यहाँ से आप अपना इनकम जनरेट कर सकें। तो ट्रेडिंग से इनकम जनरेट अगर कोई करना चाहता है तो उसको फुल फ्लेज इनकम ये बनना चाहिए। यानी ट्रेडर्स हैं, देर आर ट्रेडर्स इन द मार्केट, बट वो फुल फ्लेज वही काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी के साथ मैं दिन का 1 घंटा निकाल के मोबाइल ऐप खोल के 2 ट्रेड कर लूँ, और उसके बाद वो उसको अच्छा तो लग रहा है, वो फैसिनेटिंग है, कूल लग रहा है। वो कूल लग रहा है, एक्साइट, उसमें जैज़ है। मैं ये बोलूँगा आज की डेट में उसमें जैज़ है, बट उसमें एक्चुअल रिटर्न नहीं है। 90 मतलब % लोग पैसा गंवा रहे हैं उसके अंदर, और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा रेगुलेटर से भी कह रहा है, उसकी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। सो दैट इज़ अ मिस्टेक विच वन शुड नॉट डू। और अपनी स्किल्स पे अगर वो ज़रा फोकस करेंगे, वेयर दे कैन इंक्रीज देयर स्किल्स एंड इंक्रीज देयर वर्क, सो दैट इज़ मोर बेटर देन दैट। ठीक है। तो जैसे कि एफएनओ बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रही है, बट यू ट्राइंग टू से कि एफएनओ में इन्वेस्टमेंट करना या पैसा डालना इस सही नहीं है हमारे लिए। तो सही वो ट्रेडर के लिए है। जो एक इंसान फुल टाइम ट्रेडर बनता है वो काम करे। बट एक आम आदमी को नहीं करना। एक आम आदमी को सीखने के लिए बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। टेक्निकल यस, है, यस, ये यस, बहुत प्रैक्टिस की करेक्ट, जरूरत होगी। करेक्ट। प्रैक्टिस है, एक्सपर्टीज़ है, एक्सपीरियंस है, अच्छा। और एक्सपीरियंस में गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। हाँ। तो और इस केस में बैड ज़्यादा होते हैं गुड से। तो लेकिन जब बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो वो गिव अप कर देता है। तो बैड एक्सपीरियंस को कैसे ओवरकम करना है और उससे गिव अप नहीं करना, तो वो एक ट्रेडर की ज़िंदगी है। लेकिन आप सोचें कि मैं अपनी स्किल्स पे काम करने के बजाय मैं फुल फ्लेज ये कर लूँ, तो ये एक फुल फ्लेज काम है। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेडिंग बेकार है, ठीक है, लेकिन आप सोचें कि मैं पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर लूँ और पार्ट टाइम कुछ और कर लूँ,
तो वैसे सक्सेसफुल लोग मैंने अभी तक तो देखे नहीं, होंगे तो थोड़े बहुत ही होंगे। ठीक है। तो सर एक जैसे कि अभी हमारा पहला क्वेश्चन था कि मेरी नई नई करियर स्टार्ट हुआ है, आई डोंट अर्न दैट मच। फिर एक जो होता है जो बहुत कमा रहा है, बट कोई एक आइडियल परसेंटेज कि हर इंसान को कितनी भी इनकम हो कितना परसेंट पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? वो फिगर है, अगर 50% हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है, तो दैट मीन्स बट आई थिंक वो बहुत इम्पॉसिबल फिगर है निकलने में। जैसे अगर हम लोन लेने जाते हैं, सो हमारा जो रेगुलेटर है RBI, और आई हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, तो उनका एक फिगर्स भी हैं कि अगर आपको लोन लेते हैं, सो आपकी जो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं। अभी आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, सो आपके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। वो फाइनेंशियल्स चेक करने का मतलब ये होता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है। आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपकी कंपनी की टर्नओवर देखेंगे, आपके बिजनेस की टर्नओवर देखेंगे, और अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी कितनी सैलरी आ रही है, आपके और कितने पर्क्स हैं, ये सब चीज़ देखेंगे। तो वो रिस्क असेसमेंट करते हैं बैंक्स, ताकि उनका पैसा वो रिकवर हो जाए उस इंसान से जिसको वो लोन दे रहे हैं। अगर आपके पास कार लोन है, हाउसिंग लोन है, और कुछ और लोन भी है, आजकल सब चीज़ के लिए लोन मिल जाता है, तो वो सब मतलब और भी लोन्स हैं, तो वो EMI जो है वो आपकी मंथली इनकम का 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट्स द कैप। द लोन द डेट हाँ, एंड द ईयर। करेक्ट करेक्ट। सो मैं ये कहता हूँ, अगर वो 50% की कैपिंग है, अगर हमारे रेगुलेटर की तरफ से मतलब 50% की कैपिंग है, 50% से ऊपर नहीं होगा तो बैंक आपको आगे और लोन नहीं देगा। वो पहले बोलेगा कि आप ये लोन ख़त्म कीजिए, इसकी EMI ख़त्म कीजिए, तब मैं आपको और दे सकता हूँ। ठीक है। राइट। अगर वही 50% जो लोन की कैपिंग, अगर वो 50% अगर आप किसी SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छी फिगर होती है। दैट्स अ गुड फिगर। हाँ, आइडियल फिगर 25% से 30% है। ठीक है। क्योंकि मैं एक एवरेज इंसान की बात करूं कि अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमाता हाँ, है, ठीक है, तो ना करते हुए भी उसका 50% खर्चा होता है। आराम से। ठीक है, उसका हाउसिंग एक्सपेंस होगा, उसके फूड एक्सपेंस राइट। होंगे, सब चीज़ होंगे। तो अगर आप 25 से 30% अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मंथली इनकम का, और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, और डिसिप्लिन वे में कर रहे हैं, और अच्छी जगह कर रहे हैं, और उसको हर साल 10% आपकी अगर आपकी इनकम 10% बढ़ रही है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी 10% बढ़नी चाहिए। पता कई लोग क्या करते हैं, इनकम 10% बढ़ गई इन्वेस्टमेंट तो उतनी खर्चा 10% बढ़ा दिया। तो मैंने वही बोला, 20 से 50 साल वाला एज, अगर उस एज में अगर आपने उसको इंक्रीमेंट नहीं करा, तो जो 50 से 80 का एज है उसमें आप स्ट्रगल करोगे, तब आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता, उससे पहले सब लोन मिल जाएंगे। ठीक है। आपको फाइनेंशियल नॉलेज तो बहुत है एंड आई फील कि आपने फाइनेंस या फिर मनी को क्रैक कर लिया। बट आपका भी कोई ऐसा एक टाइम रहा होगा जब आपने भी गलतियां की है, आपने भी सीखने के टाइम पे फाइनेंशियली गलत डिसीजन लिए होंगे। तो कोई मिस्टेक या कोई गलती जो आपने की हो पैसों को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि वो ना करें? ऐसे तो बहुत गलतियां हैं, कोई लेकिन एक पर्टिकुलर? तो एक गलती जो आम इंसान जनरली करता है, जब वो खुद से इन्वेस्ट करता है, किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेता, सो वो कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर उसको लगा इन्वेस्ट करते ही लॉस हो गया, चाहे वो कोई स्टॉक हो या कोई म्यूचुअल फंड हो, तो वो उसको जल्दी बेचने की करता है। उसको लगता है मैंने आज अगर सपोज 100 रुपये लगाए, और वो कल वो 100 रुपये 95 हो गए, तो उसको लगता है इससे पहले कि ये 80 हो मैं सेल कर दूँ। हाँ, ठीक है, उसमें एक आपका एक प्रोफेशनल काम आएगा। अगर एक प्रोफेशनल को जो उस असेसमेंट को समझता है, अगर वो कहता है कि नो नो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, वन शुड बाय मोर आउट ऑफ इट, राइट। सो दैट्स समथिंग अ मिस्टेक विच मैंने भी अपनी लाइफ में करी थी बहुत पहले कभी। और दूसरी मिस्टेक ये है कि कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जहाँ मुझे था कि इसके रिकवर होने के चांसेस कम हैं, तो मैंने उसमें लॉस बुक नहीं किया। कई कई जगहें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स में लॉस बुक करना इज़ अ मिस्टेक, और बेकार इन्वेस्टमेंट्स में ना लॉस बुक करना इज़ अ मिस्टेक, विच ऑल्सो आई हैव डन इन माई लाइफ। तो वो एक्सपीरियंसेस ही आते हैं। हाँ, हाँ, तो वही देखिए, हर कोई परफेक्ट नहीं है। अगर आपने बोला कि थैंक यू फॉर योर वर्ड्स कि आपने मनी क्रैक कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि मैं प्रोफेशनल फुल टाइम कर रहा हूँ, राइट, और मैं फुल टाइम इस चीज़ को कर रहा हूँ, मेरा सुबह से लेकर शाम तक ये है, और अब ये मेरा पैशन है, राइट। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से अगर किसी की लाइफ बन रही है, उसके गोल्स अचीव हो रहे हैं, और उसके मतलब मनी इज़ अ फर्स्ट लव फॉर एवरीबडी, राइट। मनी इज़ अ फर्स्ट लव। अब मैं उसके फर्स्ट लव को अगर क्या क्या मतलब बचा रहा हूँ और उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ,
सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. लेकिन मिस्टेक हर एक से होती हैं. आई एम ऑल्सो एन ह्यूमन बींग. लेकिन अगर वो इंसान वो चीज़ खुद से करेगा तो वो हो सकता है 10 में से 8 मिस्टेक करे. ठीक है. और एक अगर प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है तो प्रोफेशनल हो सकता है 10 में से 2 मिस्टेक करे. सो आप देखिए, डॉक्टर भी तो हर डॉक्टर आपको सेम एडवाइस नहीं दे पाता. तो कई बार आप डॉक्टर को चेंज भी करते हैं, सेकंड कंसल्टेंसी भी लेते हैं, वो व्यू पॉइंट भी लेते हैं. तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी ऐसा ही है. इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक साथी बहुत ज़रूरी है जो आपकी हैंड होल्डिंग करे आपके बुरे टाइम पे. बुरे टाइम का मतलब है कि जो अगर आप ऐसे पीरियड से जा रहे हैं जहाँ पर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और आप गलत डिसीजन ले सकते हो, इमोशनली आप ठीक नहीं हो. आप सोचें कि 24 घंटे आपके इमोशन सेम्स तो रहते नहीं हैं, राइट. तो आप 24 साल कैसे कहें, 30 साल आपके इमोशन सेम्स तो रहेंगे नहीं. लेकिन अगर आपके साथ कोई साथी है जो आपकी हेल्प कर रहा है आपको ग्रो करने में, और उसका इंटरेस्ट भी, सबसे बड़ी ज़रूरत बात है कि उसका इंटरेस्ट क्या है. अगर उसका इंटरेस्ट भी आपकी वेल्थ को ग्रो करने का है तो आई थिंक उससे बड़ा वेल विशर कोई नहीं है. इसलिए आई स्टार्टेड मतलब लाइकिंग माई प्रोफेशन वेरी मच, और उसको मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस बना दी रादर देन कंटिन्यूइंग डूइंग जॉब्स ऑन दिस. क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते जी बिल्कुल. हैं. मेरा फाइनल क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इम्पोर्टेंट है. ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए 2024 एंड होने से पहले. अच्छा, तो ये 2024 के लिए कोई फंड नहीं है. अच्छा. आपकी लाइफ टाइम के लिए फंड्स हैं. ठीक है. तो अगर आप बिगनर हैं, ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो एक कैटेगरी ऑफ द फंड्स होते हैं. मैं फ़ंड का नाम नहीं लूँगा बट मैं कैटेगरी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स बता दूंगा. आप गूगल करेंगे आपको सब कैटेगरीज मिल जाएगी. और इसे कहते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स. हाँ. फ्लेक्सी कैप फंड. सो फ्लेक्सी कैप मतलब दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव योर मनी फ्रॉम दिस सेगमेंट ऑफ द मार्केट टू दिस सेगमेंट ऑफ द मार्केट. सो अगर कोई बिगनर है जिसको पता नहीं है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, वो फ्लेक्सी कैप से जा सकते हैं. आई कैन सर्च ऑन गूगल. यस 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 एब्सोल्युटली. आ रहे हैं. आप नहीं तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए कि कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं और आपके गोल्स और आपकी रिक्वायरमेंट और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो फिर आपको वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे. दूसरा होता है कि अगर आपको नहीं रिस्क लेना नहीं समझ आता तो इंडेक्स फंड्स आज बहुत पॉपुलर हैं. तो इंडेक्स फंड्स आपको वो रिटर्न देते हैं जो इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, जैसे निफ्टी है, सेंसेक्स है. तो दे आर इंडेक्स फंड्स जो आपको मार्केट की रिटर्न नहीं देगा, मार्केट से ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा. तो इंडेक्स फंड्स आर ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन एक बिगनर को अगर वो स्टार्ट करने के लिए. देखो, सेफ वो होता है कि जो माइनस ना हो, राइट. सो वो है फिक्स डिपॉजिट या ऐसा बॉन्ड जो आपको आरबीआई बॉन्ड्स हो गए या कोई ऐसे बॉन्ड्स हो गए जो गवर्नमेंट की तरफ से इशूड हैं. तो सेफर से देखो, रिस्क सिर्फ टाइम का है. मतलब रिस्क इज़ अ रिस्क व्हेन इट इज़ नोन इट इज़ नॉट अ रिस्क. लाइक आप अगर कहीं चल रहे हैं और आपको पता है कि आगे गड्ढा है तो आप साइड से निकल जाएंगे. ठीक है. तो रिस्क तो नहीं हुआ, दैट वाज नोन टू यू. अगर आप चल रहे हैं और आगे पानी है और पानी के नीचे एक गड्ढा है और आप गड्ढे में आपका पैर आके आप गिर गए, सो दैट इज़ अ रिस्क. सो रिस्क जब तक वो रिस्क है व्हेन इट इज़ अननोन टू यू. व्हेन इट इज़ नोन टू यू इट इज़ नॉट रिस्क. अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से आ रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है और अगले दिन वो इन्वेस्टमेंट आपकी माइनस दिखा रही है फॉर वट एवर रीज़न, तो दैट्स अ रिस्क. लेकिन अगर आपका माइंडसेट उसको मैनेज करने का है और आपको लगता है कि दिस रिस्क इट्स गेट मिटिगेटेड विद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप उस पर टाइम दे सकते हैं तो रिस्क नहीं रहता. और दूसरी चीज़, कई लोग ना मैंने ऑब्जर्व करा है, ये एक बहुत अच्छी एक स्टोरी है इसके पीछे कि एनालिसिस है आई मस्ट से, कि हम देखते हैं कि कई वेबसाइट्स हैं, कई पोर्टल्स हैं जहाँ पर हम गूगल करके इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं. तो आज आप भी अगर आप गूगल करें तो आप निकालेंगे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स, राइट. अगर आप ये डालेंगे जो कीवर्ड डालते हैं गूगल में तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी. ठीक है, कि ये रिटर्न्स हैं, इन्होंने पिछले 1 साल में ये रिटर्न दी है, 2 साल में ये रिटर्न दी है. सो हर चीज़ हर बार नहीं चलती. ठीक है ना. चाहे वो लाइफ में भी हर चीज़ हर बार नहीं चलती, क्रिकेट में भी नहीं चलती, तो इन्वेस्टमेंट्स और म्यूचुअल फंड में भी नहीं चलती. ठीक है. तो एक स्टडी थी, मैं आपको सिर्फ उसका स्नैपशॉट बताऊंगा कि आपने क्या किया. एक इंसान का 2 इंसान लिए, इंसान ए और इंसान बी. इंसान ए ने वो बहुत टेक फ्रेंडली था. ठीक है. उसने वो बहुत पॉजिटिव था लाइफ में, एग्रेसिव था. उसने गूगल पे डाला या किसी पोर्टल पे डाला बेस्ट फंड्स
बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024 एग्जाम्पल आपने निकाला, तो वो लास्ट 1 ईयर में जिस फंड ने सबसे अच्छी रिटर्न दी वो निकल के आ गया। हाँ ठीक है, तो गूगल तो आपको ओपिनियन देता है ना, रिकमेंडेशन तो नहीं देता, हाँ वो ओपिनियन देता है या डेटा देता है। डेटा देता तो वो डेटा आ गया, तो आपने क्या किया, अपना पैसा उसमें डाल दिया। और एक है इंसान बी, उस इंसान बी ने क्या किया, उसने डाला वर्स्ट म्यूचुअल फंड जिसने सबसे बेकार रिटर्न दी, उसने अपना पैसा उसमें डाल दिया। मैं बता रहा हूँ, केस स्टडी है। फिर अगला साल आया, फिर अगला साल दोबारा हमने डाला बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लास्ट 1 ईयर, तो कोई और फंड निकल के आया, वो फंड नहीं आया। सो मिस्टर ए ने हर साल अपने पैसे को इस फंड से दूसरे फंड में डाला जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था, और मिस्टर बी ने जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड था उसमें पैसा डालता गया अगले 10 साल के लिए। तो 10 साल के बाद में जब हमने देखा, ऑफ कोर्स एक नॉर्मल बंदा ये बोलेगा आपके हिसाब से ए जीता है बी जीता, बेस्ट वाला जीता कि वर्स्ट वाला जीता? ए कंसिस्टेंट नहीं था, बट हाँ ए जीता होगा। नहीं जीता, नहीं बी जीता, क्यों? क्योंकि हर साल वो फंड आपको सेम रिटर्न दे दे ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज विनर्स एंड लूजर्स कीप ऑन चेंजिंग, विनर्स एंड लूजर्स कीप ऑन चेंजिंग। तो आप अगर सोचें कि इस चीज़ ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छी रिटर्न दी है, तो हमारे माइंड में एक मेंटल बायस आ जाती है कि ये आगे भी ऐसा करेगा, हाँ लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। तो मिस्टर बी जो है उनका पैसा कैसे मतलब बढ़ा, अगर उन्होंने तो लूजर में क्योंकि डाला? उन्होंने अंडर वैल्यूड चीज़ में पैसा डाला, और मिस्टर ए ने उसमें पैसा डाला जिसकी वैल्यूएशन हाई थी, मतलब जो चीज़ महंगी थी उसमें पैसा डाला, और मिस्टर बी ने जो सस्ता था उसमें पैसा डाला, और वो बढ़ गया। वो बढ़ता गया। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या देख के कहता है कि ये इतनी अच्छी रिटर्न है तो इसमें डालेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो एक बिगनर्स भी करते हैं और जो खुद से करते हैं, जिसको हम DIY इन्वेस्टर्स कहते हैं, डू इट योर सेल्फ। दैट इज समथिंग न्यू। सो ये मेरे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ में पिछले 18 साल में, मेरे अपने खुद के भी हैं। सो हर साल कुछ ना कुछ चेंज होता है, सो वन हैज़ टू गेट योर सेल्फ अपग्रेडेड फॉर एवरीथिंग। ठीक है सर, तो हाँ आपने जी पहला फ्लेक्सी फंड बोला, जी। सेकंड बोला आपने इंडेक्स। तो एक तीसरा एक और कैटेगरी है जो आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है, और वो है मल्टी कैप फंड्स, हाँ जो मल्टीपल जगहों में पैसा डाल सकते हैं हाँ आज। और एक कैटेगरी और है जो एक उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उस कैटेगरी को बोलते हैं मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट का मतलब है कि वो उस जगह भी पैसा डालता है जो इक्विटी है, जो स्टॉक मार्केट से लिंक है, थोड़ा पैसा उस जगह डालता है जो डेट है, जो फिक्स्ड इनकम या FD से लिंक्ड है, और कुछ पैसा डालता है गोल्ड और सिल्वर में भी। सो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी एसेट फंड्स। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि अगर एक इंसान की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट म्यूचुअल फंड्स में पूरी हो सकती है, बिकॉज एक दिन के लिए पैसा लगाना है उसके लिए भी फंड है, और 10 साल के लिए पैसा लगाना है या 20 साल के लिए लगाना है उसके लिए भी फंड है। वो डिपेंड करता है कि आप किस एज ब्रैकेट में हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट और आपके क्या गोल्स हैं। ठीक है सर, तो ये आपने चार जो हमें फंड्स बताए, वी शुड इन्वेस्ट इन देम इन द अपकमिंग टाइम। एंड एक और चीज जो मैंने आपसे अभी सीखी कि जो विनर्स हैं हमारे म्यूचुअल फंड में SIP के लिए जो हम एनालिसिस करते हैं, जी, जी। 10% देखते हैं, वो इन्वेस्टमेंट इज नॉट ऑलवेज द राइट इन्वेस्टमेंट। करेक्ट, कई बार वो जो लूजर्स होते हैं वो रेस में आगे बढ़ जाते एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जैसे हम आत्मनिर्भर, अब हमने आत्मनिर्भर कई बार ये वर्ड यूज़ करा आपके शो में अभी। तो आत्मनिर्भर इज़ हमारे यहाँ पे जो कंट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर होने का सपना देख रही है, राइट। सो मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत अच्छा सेक्टर है। हैं, तो इन्वेस्ट। हाँ, तो लेकिन अगर कोई सोचे कि मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के वाले म्यूचुअल फंड में डालूं जो मैन्युफैक्चरिंग से बेनिफिट होने वाली कंपनीज में ही पैसा डालता है, सो एंट्री तो आसान है, लेकिन वहाँ से एग्ज़िट कब करना है, कब उसका सैचुरेशन आ जाएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। कई जगहें ऐसी होती हैं जिसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट दिखता है, लेकिन पहले वो चीज़ महंगी हो गई होती है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट में फैक्टर इन होना। क्या कहते हैं? फैक्टर इन होना। अब मैं एक सिंपल प्रॉपर्टी के एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे आपने अगर कोई एक प्लॉट लिया, राइट, उस प्लॉट लिया और अनाउंसमेंट हो गई आपके लेते ही कि उसके 1 किलोमीटर के आगे लेट्स से मेट्रो आने वाली है या एक हाईवे आने वाला है। तो जब मेट्रो आएगी या हाईवे आएगा, आपके प्लॉट के पैसे तब बढ़ेंगे या पहले बढ़ जाएंगे? जब आएगा तब बढ़ेगा। नहीं, पहले बढ़ जाते हैं। उसे कहते हैं फैक्टर इन होना। तो सिमिलरली कोई भी अगर कोई न्यूज़ होती है
कि ये सेक्टर अच्छा करना करेगा, तो उससे पहले एंट्री होती है। ओके और वो जब अपने एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसका जो सैचुरेशन लेवल शुरू हो गया है, तो वहाँ एग्जिट है। तो मैंने आपको जो फंड बताए, फ्लेक्सी कैप बताए, ये सब इस चीज़ से इम्यून है, बिकॉज दे कैन मूव द मनी फ्रॉम वट एवर सेक्टर टू वट एवर सेगमेंट ऑफ द मार्केट। तो एक इंसान के लिए जो इस चीज़ पे रिसर्च नहीं कर सकता, हु इज़ नॉट कैपेबल ऑफ हैविंग स्पेंडिंग दैट काइंड ऑफ अ टाइम, कैन स्टार्ट देयर जर्नी ईदर फ्रॉम इंडेक्स फंड्स और अ फ्लेक्सी कैप फंड्स और अ मल्टी कैप कैटेगरी काइंड ऑफ अ फंड्स, या वो मल्टी एसेट फंड्स में जा सकता है कि अगर उसको रिस्क थोड़ा कम करना है, एंड ही वांट्स टू आल्सो एलोकेट सम मनी इनटू कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल। थैंक यू सो मच सर, ये हमारे एपिसोड का एंड था। जी मुझे बहुत कुछ पर्सनली आपसे सीखने को मिला एंड आई होप हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा आपसे, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइस कभी भी कम नहीं होती, वी ऑलवेज नीड इट, जी क्योंकि हमारा पैसा इन्वेस्ट करने के तरीके बहुत अलग है और फाइनेंशियल जो वेल्थ मैनेजर्स हैं उनकी नॉलेज और उनकी एक्सपर्टीज बहुत अलग है, एंड आप जैसे एक्सपर्ट से हमने आज सीखने को मिला, विच इज आवर ऑनर, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, एंड ऑडियंस को भी थैंक यू जो हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे हैं। तो हमारा नमा टॉक्स का अगला एपिसोड आएगा फ्राइडे 9 बजे। कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। प्लीज कमेंट अगर आपकी कोई फाइनेंशियल की कोई इश्यूज है या कोई क्वेरीज है, वी लास्ट सर कि वो उनको रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। रख दे तू कोई दिल विच गल्लां, रब दिया बंदिया तू सब जाने, अपने अंदर लेके तुरदा, क्यों फिक्रां विच पल तू गवावें, जा कुछ राज तेरे कट अपने लिए तू समा।